नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, आज 2 राज्यों में बजने वाला है चुनावी बिगुल। विधानसभा चुनाव की तारीखों की होगी घोषणा। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव आयोग करेगा चुनाव की तारीखों की घोषणा। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग करेगा घोषणा। यूपी राजस्थान में होने वाले उपचुनाव का भी ऐलान संभव। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज 2 राज्यों में बजने वाला है चुनावी बिगुल और विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव आयोग करेगा चुनाव की तारीखों की घोषणा। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग करेगा घोषणा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ ललित नारायण कांडपाल जुड़ चुके हैं। ललित, आज 2 राज्यों में चुनावी बिगुल बजने वाला है। विधानसभा चुनाव की तारीखों की आज घोषणा होगी और ऐसे में अगर बात की जाए महाराष्ट्र झारखंड के तारीखों का आज ऐलान होगा, क्या कुछ ज्यादा अपडेट? वहीं बता दें कि महाराष्ट्र झारखंड चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव आयोग करेगा चुनाव की तारीखों की घोषणा। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग करेगा घोषणा। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ ललित नारायण कांडपाल जुड़ चुके हैं। ललित, आज 2 राज्यों में चुनावी बिगुल बजने वाला है। विधानसभा चुनाव की तारीखों की आज घोषणा होगी और ऐसे में अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र झारखंड चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा। क्या कुछ ज्यादा अपडेट? बिल्कुल सोनिया, सही कहा आपने कि आज चुनाव आयोग 2 राज्यों के चुनाव की तारीख का ऐलान कर सकता है, करने जा रहा है। एक तरह से कहा जाए कि 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और महाराष्ट्र और झारखंड 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर चुनाव होना है और इन दोनों राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा। और साथ ही ये भी माना जा रहा है सोनिया कि जो उपचुनाव होना है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर उपचुनाव होना है। उन 2 राज्यों में भी जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा आज। तो क्योंकि तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार कर रहे हैं और महाराष्ट्र को लेकर राहुल गांधी भी कई बार रैली कर चुके हैं, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैली कर चुके हैं। महाराष्ट्र के सियासी समीकरण को अगर देखा जाए तो मौजूदा समय में वहां पर जो है अजित पवार गुट, एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। और कल जो है इस मामले में कोर कमेटी भी हुई है। कोर कमेटी की बैठक में जो है चर्चा हुई है कि किस तरीके से जो है टिकटों का बंटवारा किया जाएगा। तो काफी सारी चीजें हैं और आज जब आएगा तो उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद जो है एक तरह से पूरा जो पॉलिटिकल मूव है। जी ललित, अगर बात की जाए महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के तो उसमें सियासी समीकरण क्या कुछ है? देखिए, सियासी समीकरण कुछ ऐसा है कि मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार चल रही है जी। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो उद्धव ठाकरे वाली जो सरकार थी उसमें से विधायकों के टूटने के बाद इधर अजीत पवार के समर्थन के बाद बनी थी। तो मौजूदा समय में जो सरकार चल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी है, एकनाथ शिंदे हैं जो कि शिवसेना से टूटे हुए हैं और अजित पवार गुट है। तो अब जो है भारतीय जनता पार्टी की जो कल कोर कमेटी की बैठक हुई, उस बैठक के बाद ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि तीनों दल जो है मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जो जिस पार्टी का जहां से विधायक है उसी जगह से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। यानी कि सीटों का बंटवारा भी एक तरह से आप ये कह सकती हैं कि हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी है, कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे हैं, ये 3 लोग हैं। तो यानी कि इन तीनों के उसमें अगर देखा जाए तो ये 3 लोग हैं, यानी कि उधर 3 हैं और इधर 3 हैं। तो ये काफी सारे वो फैक्टर हैं। ये इन दोनों के बीच में जंग होनी है। कौन जीतता है ये आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वहां पर काफी बड़ा झटका लगा था और काफी सीटों का वहां पर पार्टी को नुकसान हुआ था।
जी जी बिल्कुल ललित, अगर बात की जाए जैसा कि अभी आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए और अभी जो चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी जो उसकी स्ट्रेटजी है, उसका जो अपना कोर वोटर है, उसके जो अपने कोर इश्यूज हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मौजूदा समय में सरकार में है, तो ऐसे में वो अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर आगे जाना चाहती है, उसी को लेकर चुनाव लड़ना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है एकनाथ शिंदे हैं, इसके अलावा अजीत पवार गुट है। तो इन तीनों के बीच में जो भी सरकार अभी चल रही है, ये तीनों लोग सरकार की उपलब्धियां बताने का काम करेंगे, जबकि जो विपक्ष के 3 लोग हैं वो सरकार की आलोचना करने या फिर अपने मुद्दे सामने रखेंगे। तो जनता को अब ये तय करना है कि किस तरीके से होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, उसमें जो है महाराष्ट्र का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। जी ललित कांडपाल, अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो जैसा कि आपने बताया कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी हैं, वो कई रैलियां भी कर चुके हैं, तो ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड की अगर बात की जाए तो कांग्रेस किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है और कैसे जनता को कांग्रेस जो लुभाने की कोशिश कर रही है? देखिए, जहां तक अगर कांग्रेस पार्टी की बात है, तो कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ही महाराष्ट्र में एक अच्छा ठीक ठाक दबदबा रहा है और उसने अपनी उस दबदबे को कायम रखने में कोशिश की है। लोकसभा चुनाव में उसको काफी हद तक इसमें मदद भी मिली और काफी कामयाबी भी मिली। अब सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में सबसे अहम बात यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी लोकसभा में तो कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन क्या वो विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करती है? सोनिया, ठीक इसी तरह की स्थिति जो है हरियाणा में थी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन बावजूद उसके हमने देखा कि हरियाणा में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक सूझबूझ भरी रणनीति के साथ काम किया। और उसके बाद आज नतीजा यह है कि परसों जो है सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। जी ललित कांडपाल, अगर बात की जाए तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का आपने जिक्र किया, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र और झारखंड की अगर बात की जाए तो वहां पर किन किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर उतरेगी, चुनावी मैदान में उतरेगी, और किन किन मुद्दों पर लोगों से वोट की अपील की जाएगी? देखिए, महाराष्ट्र में जो हमेशा से ही मुद्दे रहे हैं, माँ माटी मानुष जो मराठी मानुष का एक बहुत बड़ा इशू रहा है। इसके अलावा आरक्षण, एक वहां पर मराठी आरक्षण बहुत बड़ा इशू रहा है। शिवाजी की प्रतिमा को लेकर भी जिस तरीके की राजनीति हुई थी वहां पर वो भी रहा है। साथ ही विकास तो अपनी जगह पर होता ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी को ये बताना है कि उसने पिछले 5 साल में किस तरीके का विकास कार्य वहां पर किया है, किस तरीके से आगे की वो रणनीति बनाने जा रही है, आखिर महाराष्ट्र को वो किस दिशा में लेकर जाना चाहती है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा राष्ट्रवाद, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रहता ही है हमेशा, तो वो भी एक उसके एजेंडे में रहेगा कि किस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही थी कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि चुनाव में जिस तरीके का एक तरह से ध्रुवीकरण होता है, वो भी हमको अब चुनाव में देखने को मिलेगा। और महाराष्ट्र के चुनाव में जबरदस्त मुझे लगता है कि दोनों दलों के बीच में क्रिया प्रतिक्रिया सामने आएगी और दोनों दलों के बीच में बयानबाजी की तेज बयानबाजी देखने को मिलेगी, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव हमेशा से ही बड़ा दिलचस्प रहा है। और एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, वहीं दूसरी ओर जो है कांग्रेस पार्टी के नाना पटोले से लेकर कई बड़े नेता होंगे, शरद पवार होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि शरद पवार को महाराष्ट्र का सबसे बड़ा चाणक्य कहा जाता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये सारी परिस्थितियां जो हैं महाराष्ट्र के चुनाव को दिलचस्प बनाती हैं। जी ललित, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने में सोनिया कामयाब होगी या नहीं होगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं, अगर आप कहें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे थे, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने मैदान इतना आसान नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि हरियाणा में जिस तरह की परिस्थितियां हुई,
और वैसे अगर देखा जाए तो हर राज्य के अपने अलग मुद्दे होते हैं, अपनी जियोग्राफी होती है, अपनी परिस्थितियां होती हैं, अपने विकास के मुद्दे होते हैं। तो अब किस तरह महाराष्ट्र के लोग जो हैं किस दिशा में आगे बढ़ते हैं, क्या वो चेंज की तरफ आगे बढ़ते हैं या फिर सरकार को फिर से रिटेन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ये कई सारे इश्यूज हैं। इन सारे इश्यूज को लेकर अब महाराष्ट्र का चुनाव होगा। आज शाम को 3:30 बजे जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है किस तरीके से ऐलान होता है, कितने चरण में चुनाव होगा, ये भी अपने आप में देखना पड़ेगा। जी ललित कांडपाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।